हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग सर्कल सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, डे बेस्ड पजल करेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे और ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक सजेशन चाहता हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरा नाम जानते हो, रोहित है। मैं आपसे सिर्फ सजेशन ये चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में ये 20 क्वेश्चन लेके आऊँ, टॉप 20 वाली सीरीज़ को कंटिन्यू ऐसे करूँ कि मैं दो पजल, दो सिटिंग अरेंजमेंट या फिर दो मिसलेनियस टॉपिक्स उठा के मैं आपके सामने रखता जाऊँ, जो कि वो वीडियो होगी कम से कम 12 से 10 मिनट की। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की चली जाएगी वाली वीडियो मान लो, है ना। तो आप बताओ किस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अगर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। और अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन कराया था गाइज, टाइम स्लॉट वाला। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, इतना बेहतरीन, पर उसमें जो है मैंने जो रिस्पांस आप लोग का देखा बहुत ही बेकार था, बहुत बेकार। मतलब मैंने अपनी 100% दिया, उसके बाद मुझे इतना बेकार रिस्पांस मिला। तो मैं बस उम्मीद यही करता हूँ आप लोगों से गाइस, प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो, और कंटेंट अच्छा लगा करे तो कमेंट करके प्लस लाइक भी किया करो ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने हिंदी इंग्लिश में। देखो बहुत से डिमांड होती है सर हिंदी में नहीं देते हो क्वेश्चन। मैंने धीरे धीरे हिंदी में लाना भी शुरू कर दिया कि यार ठीक है, हमारे हिंदी वाले बच्चे भी देखा करें, इसको खुश रहे, बस इनकी जैसा जैसे इनकी डिमांड हो। तो 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, पीओ लेवल का क्वेश्चन, ये क्लर्क लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन का थीम समझो कि भैया सभी ने फेसिंग इनसाइड किया हुआ है, 8 लोग हैं, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स के नाम थे। अब यहाँ से कह रहा है कि ओनली 2% से ई एंड द मैथ, ठीक है। चाहो तो लिख लो, क्योंकि देखो लिखना पड़ेगा, 2 वेरिएबल की तो लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो कह रहा है कि देखो ई और मैथ के बीच में 2 पर्सन है। आगे कहता है द वन हु लाइक इंग्लिश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, इंग्लिश वाला है। कहाँ है, डी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। आगे देखो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 पे कौन आएगा, हमारा बी आएगा ना। तो मैंने बी लिख दिया। अच्छा, हु लाइक्स फिजिक्स, तो भैया हमने फिजिक्स को यहाँ लिख दिया, मतलब एच के पास फिजिक्स है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक। आगे कहता है ओनली 3% से द वन हु लाइक इंग्लिश एंड द जूलॉजी, मतलब 8 पीपल हैं तो ये लोग आमने सामने होंगे। ये जो इंग्लिश है और जूलॉजी ये आमने सामने होंगे। सर कैसे कह सकते हो, अरे भाई देखो 8 पर्सन है, ठीक, 8 लोगों की अरेंजमेंट है। अब भाई मुझे मालूम है अगर 1% यहाँ रहे तो चाहे क्लॉकवाइज ले लूँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ, 3% तो होंगे ही होंगे, मतलब आमने सामने हुए कि नहीं हुए ये दोनों, समझ में आया क्या। लेकिन ये इवन नंबर ऑफ पर्सन के केस में है गाइज, ऐसा नहीं है कि 7 पर्सन हैं बैठे हुए और अगर बोला जाए इंग्लिश और जूलॉजी के बीच में 3 लोग हैं तो आपने आमने सामने बैठा दिया, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ मत करना है ऐसी मिस्टेक, ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि ई इज़ अ इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब बी और ई एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, ठीक है भैया, हमने ये भी मान लिया। जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक फिजिक्स एंड इंग्लिश, मतलब जी जो है फिजिक्स वाले का, मतलब एच का नेबर नहीं होगा, और जी जो है मेरा इंग्लिश का भी नेबर नहीं होगा। ये बातें बोली गई हैं। आगे कहता है एफ हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के सेकंड राइट में एफ है जिसके पास केमिस्ट्री है। सारे साम दान दन भेद सब लगा देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हर एक पॉसिबल केस बनाएंगे और हर एक चीज़ समझाएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ए डज नॉट लाइक जूलॉजी, ए को भाई जूलॉजी नहीं पसंद है। इसका जो मिनिमम टाइम है मैं बता दूंगा वो भी। द वन हु लाइक साइकोलॉजी सिट्स इमीडिएट नेबर द वन हु लाइक मैथ, मतलब मैथ और जो साइकोलॉजी है वो एक दूसरे के नेबर में होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो मिनिमम टाइम होना चाहिए 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, क्योंकि देखो थोड़ा सा 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको चलो बनाते हैं। मैंने क्या बोला, 8 लोगों की अरेंजमेंट है ना, तो मैं सबसे पहले 8 लोगों के लिए बना दिया। मैं एक डायग्राम में कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। चलो क्या बोला है, सबसे पहले गैप किसके बीच में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मुझको दिख रहा है कि एच और बी को अगर बैठा लेंगे तो मेरा बी से कौन हो जाएगा, ई बैठ जाएगा, और ई से कौन बैठ जाएगा, मेरा मैथ बैठ जाएगा। तो एक चार्ट, एक डायरेक्शन मिल गई तुम लोगों को ना। अब समझो यहाँ पे मैंने यहाँ रखा एच, एच के बाद मैंने यहाँ लिखा फिजिक्स, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा फिजिक्स। एच से थर्ड लेफ्ट में बी, तो 1 2 3 करिए, बी यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना बाबा की जय हो, है हो जाएगा। आगे समझो, अब मैंने कहा बी के नेबर में ई होना चाहिए। अब ई मेरा भाई साहब इधर भी हो सकता था, भाई साहब मेरा ई भी। सबसे पहले मैंने ई को यहाँ रखा, ठीक है। अब ई को यहाँ रखने के बाद फिर से मेरे पास देखो कितने केसेस बन रहे। देखो एक पॉसिबल केस बना था, एक और पॉसिबल केस कि भाई 2 का गैप देख के मैथ आएगा, 2 का गैप देख के मैथ आएगा, आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आएगा ही आएगा। भाई मैंने सबसे पहले गुरु यहाँ मैथ रख दिया। मैथ रखते ही मैंने देखा मैथ और साइको
एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। द साइकोलॉजी सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ द वन, ओके इमीडिएट नेबर है भाई ये दोनों। तो भैया मैथ और साइकोलॉजी। अब मुझे एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई कि भैया जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं, क्योंकि जी और एच एक दूसरे के नेबर में नहीं है। अब भाई जी के यहाँ रखते तो जी के सेकंड राइट में एफ को लिखना पड़ता ना, जी के सेकंड राइट में एफ को लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता, बोलो हाँ कि ना भाई, सेकंड राइट में लिखना पड़ता। तो भैया जी के सेकंड राइट में एफ नहीं आएगा, जी आएगा नहीं, जी के सेकंड राइट में एफ नहीं आएगा, जी के सेकंड राइट में एफ। तो भैया ये वाला केस में तो हम जी और एफ वाली कंडीशन ही नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। तो ओरली देख लो यार, देख लो, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं कि ये कैंसिल हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा मतलब साइको यहाँ नहीं होगा, मैथ यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब ई को यहाँ रखते हुए 2 का गैप देख के मैथ यहाँ रख के देखूंगा। बिल्कुल सर रख लिया, मैथ और साइको यहाँ हो जाएगा। फिर वही बात बनेगी भैया जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ रख के सेकंड का गैप देखे सेकंड राइट में एफ नहीं लिख पाओगे, जी यहाँ रख के सेकंड राइट का एफ नहीं लिख पाओगे, जी यहाँ रख के सेकंड राइट का एफ नहीं। अरे भाई समझ में क्या आ गया, समझ में तो यही आ गया ना कि जी और एफ वाली कंडीशन हम नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। कब कब इस डायग्राम में, जब हमने बेटा यहाँ पे ई को मान लिया। अब समझ में आया पूरी चीजें। अब क्या करना है, सिंपल सा फंडा कि भैया हमने इसको मिटा दो, मैथ हटा दो, यहाँ नहीं होगा, साइकोलॉजी यहाँ नहीं होगा, मतलब कंफर्म पता चल गया बी यहाँ है तो ई यहाँ नहीं होने वाला है। मतलब अब ई तो कंफर्म यही होगा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। अच्छा अब ई यहाँ लिखने के बाद मेरे पास क्या बातें बन के आनी, 2 का गैप देख के मैथ यहाँ पे भी आ सकता है, फिर वही चीज करके देखेंगे। चलो आओ देखते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ पे करेंगे। 2 का गैप दिया, यहाँ पे मैथ रखा। यार अब एक चीज और समझ में नहीं आ रही, अब साइकोलॉजी यार इधर होगा कि इधर होगा, फिर देखो क्या। तो अब हम साइकोलॉजी को नहीं फिक्स करेंगे ना, अब हम ऐसा वेरिएबल उठाएंगे जिससे मेरे लिए आसानी हो जाए साइकोलॉजी को फिक्स करना। समझ में आया। तो भाई एक ही चीज दिख रही है, क्योंकि जी के बारे में ये बात पता थी कि जी और फिजिक्स एक दूसरे के नेबर में नहीं है। तो भैया जी जब यहाँ नहीं होगा भाई, जब जी मेरे भाई यहाँ नहीं होगा तो जी किधर जाएगा, जी सेकंड राइट में एफ, जी सेकंड राइट में एफ नहीं आएगा, जी के सेकंड राइट में एफ नहीं आएगा। कंफर्म पता चल गया कि भैया जी मेरा यहाँ आ जाएगा, सेकंड राइट में एफ मेरा यहाँ चला जाएगा, जिसके पास केमिस्ट्री है। अब भाई मेरे एक बात बताओ, मैथ यहाँ लिख दिया तो जी के पास क्या चला जाएगा भाई, जी के पास साइकोलॉजी चला जाएगा, जी के पास साइकोलॉजी चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे देखो भाई क्या करना है यहाँ पे, जब ये चीज़ तुम्हें पता चल गई कि जी के पास साइकोलॉजी आ गया है, अब कौन से वेरिएबल उठाओगे कि मेरा आंसर बन जाए। समझो यहाँ पे डी के सेकेंड लेफ्ट में मुझे इंग्लिश को लिखना है, और इंग्लिश और जूलॉजी आमने सामने है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब समझना बहुत चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जी और इंग्लिश भी एक दूसरे के नेबर में नहीं है भाई। तो इंग्लिश मेरा यहाँ नहीं आने वाला, मतलब जूलॉजी मेरा यहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब समझो डी कहाँ लिख सकते हो, डी के सेकेंड लेफ्ट में इंग्लिश नहीं आ सकता ना भाई। अभी यही तो बात बोली कि जी और इंग्लिश एक दूसरे के नेबर में होगा, तो डी मेरा यहाँ वाली पोजीशन से कट जाएगा, डी यहाँ आएगा तो इंग्लिश यहाँ आएगा। और जैसे ही मैंने इंग्लिश यहाँ लिखा, सामने जूलॉजी होना चाहिए था पर है नहीं, तो मतलब डी मेरा यहाँ नहीं आएगा। डी यहाँ रखा, डी के सेकेंड लेफ्ट में आपका इंग्लिश लिखा, इंग्लिश लिखते ही आपका जूलॉजी इधर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं बनी, आराम से मेरा डी यहाँ आ जाएगा। तो भैया इंग्लिश यहाँ आ जाएगा। अब जैसे मैंने इंग्लिश को लिखा तो जूलॉजी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब भाई मेरे एक बात बताओ, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बॉटनी बचता है, यहाँ पे एक लाइन हमने मिस की थी कि नाइदर डी और ई लाइक्स बॉटनी। समझ में आया क्या, डी और ई आपके बॉटनी नहीं होंगे। तो भैया यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ एक कोई सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, बच कौन रहा है दोस्त, ये और ये बच रहे, मतलब कि ये तो बॉटनी होंगे यार। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। और हमने बोला ना तो डी ना तो ई बॉटनी है, इसका मतलब कंफर्म कुछ बातें पता चल चुकी हैं, कंफर्म बातें पता गई है कि भैया जो मैथ तुमने गुरु यहाँ ये माना है ये बिल्कुल गलत माना है। अब क्या करोगे, अब लास्ट एक केस बचता है, देखो उसको बनाते हैं, हटा रहा हूँ मैं सब, ठीक है ना। एक भी केस नहीं छोड़ा है गाइज मैंने कि मैंने छोड़ दिया हो, एक भी केस मैंने नहीं छोड़ा। अब लास्ट सब कुछ चीज़ें अपने फेवर में जाएंगी, जो कि फिजिक्स यहाँ आ जाएगा, ये तो बी था ही है। अच्छा 2 का गैप देख के मैथ यहाँ लिख देंगे। अच्छा मैथ यहाँ आ जाएगा तो साइकोलॉजी इधर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर से जी वाला सोचेंगे, जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा, जी के सेकंड राइट में एफ होगा, जी के सेकंड, तो जी यहाँ कन्फर्म हो जाएगा, जी साइकोलॉजी हो जाएगा, सेकंड राइट में एफ हो जाएगा, कन्फर्म केमिस्ट्री चला जाएगा। अब भाई एक बात बताओ, डी को कहाँ रखोगे, डी के सेकेंड लेफ्ट में इंग्लिश, इंग्लिश के सामने जूलॉजी आना चाहिए, तो डी यहाँ नहीं आएगा भाई, डी के सेकेंड राइट में इंग्लिश नहीं आएगा, डी कन्फर्म ये हो जाएगा, डी के सेकेंड लेफ्ट में इंग्लिश कन्फर्म ये हो जाएगा, इंग्लिश के सामने जूलॉजी कन्फर्म ये हो जाएगा, है ना। बोलो आगे क्या बनता है, आगे क्या बनता है कि ए डज नॉट लाइक जूलॉजी, ए डज नॉट लाइक जूलॉजी, तो भैया ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ हो जाएगा। सी बचता है, सी पर्सन सारे फिक्स हो गए,
सब्जेक्ट को लिखना है, मुझे इतना मालूम है कि डी और ई बॉटनी नहीं होगा, मतलब ई के पास बॉटनी नहीं जाएगा, बी के पास बॉटनी चला जाएगा। बोलो क्वेश्चन में दम था कि नहीं था? ई के पास क्या चला जाएगा? कंप्यूटर बचता है तो कंप्यूटर चला जाएगा ई के पास, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब मैंने जो है कोशिश यही की कि मैंने सिंगल डायग्राम में रब रब करके बताया, नहीं तो अदरवाइज अगर टोटल डायग्राम की बात करें तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 4 डायग्राम बना लोगे, 4 डायग्राम के अंदर आराम से हो जाएगा। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डे बेस्ड का क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा था कि डे बेस्ड है, मैंने लिखा भी है कि नहीं लिखा है, देख लेता हूँ एक बार। डे बेस्ड, देखिए मैंने सेकंड नंबर पर डे बेस्ड लिखा हुआ है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है गाइस, मजा आएगा, इसको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। हर एक इफ एंड बट्स इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखो क्या कह रहा था कि IJKLMNO अटेंड द एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंड्स टू सैटरडे। तो संडे से स्टार्ट किया, संडे में कर दिया, खत्म बात। सॉरी क्या बोला है, संडे से स्टार्ट हुआ है और सैटरडे तक गया है, कर दिया हमने। अच्छा, सबके पास डिफरेंट सिटी है, बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब देखो भाई मेरे क्या बोला है, एट मोस्ट 2 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिफोर एम। मतलब क्या हो गया, हमने कुछ केसेस बना लिए कि एम मेरा टॉप पे जा सकता है, फिर मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक। एम मेरा यहाँ हो सकता है, फिर मैंने एक लाइन खींच दी, और एम मेरा ये हो सकता है। मैक्सिमम बोला है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 पीपल, मतलब मिनिमम भी तो आपके 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द एग्जाम बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू पटना, पटना से बिफोर इज सेम एज आफ्टर एल, इज सेम एज आफ्टर एल, और नाइदर अटेंड्स द वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ओ यहाँ नहीं होगा वेडनेसडे पे, ओ मेरा यहाँ नहीं होगा ऑन सैटरडे पे। नॉट बिलोंग्स टू दिल्ली, तो मतलब ओ जो है मेरा दिल्ली को नहीं बिलोंग करता है। आगे पढ़ते हैं, ओनली 2 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन एम एंड द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। तो भैया एम फिक्स था तो मैं दिल्ली को 1 2 करके दिल्ली, 1 2 करके दिल्ली, 1 2 करके दिल्ली, 1 2 करके दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आ गया दिल्ली, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड हु बिलोंग्स टू इतनागर अटेंड इमीडिएटली बिफोर जे, जे से इमीडिएटली बिफोर एन और इतनागर, 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 क्लियर है। आगे देखो, के बिलोंग्स टू मुंबई बट नॉट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। मतलब के मेरा वेडनेसडे पे भी नहीं जा रहा है, बट के बिलोंग्स टू मुंबई, के बिलोंग्स टू मुंबई। आगे देखो, एल अटेंड वन ऑफ द डे आफ्टर वेडनेसडे, मतलब ऑन वेडनेसडे भी नहीं, आफ्टर वेडनेसडे, मतलब इतने से इतने के बीच में हम एल को लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। जे नाइदर अटेंड ऑन फ्राइडे, जे जो है मेरा फ्राइडे में नहीं जा रहा है, तो जे से तुरंत पहले एन वाली कंडीशन मुझे नहीं देखना है, यहाँ पे सतर्क रहना है। चलो, अटेंड फ्राइडे नॉट बिलोंग्स टू गोवा, तो जे मेरा गोवा को बिलोंग नहीं करता है। आगे कहता है, आई अटेंड द इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, दिल्ली से इमीडिएटली बिलोंग आई, दिल्ली से इमीडिएटली तुरंत आई, दिल्ली से इमीडिएटली बिलोंग आई, क्लियर है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर। अब चीज़ों को समझना यहाँ पे मेरा कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य ये भी है चीज़ों को दिखा के समझा के कैंसिल करना। एल के बाद वेडनेसडे के बाद ही एल, एल या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, बोलो हो सकता था कि नहीं? हाँ सर हो सकता था। अगर मैंने एल गाइज यहाँ लिखा तो एल के बाद 1 है, तो पटना किधर जाएगा? 1 का क्या, देखिए पटना यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो पटना आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा पटना, लिखिए तो पटना लिख दिया मैंने, पटना। आगे क्या बात बनता ही है कि भैया जे से तुरंत एन आएगा, तो जे से एन केवल ये दिख रहा है जे से एन, और एन क्या है? इतना अगर है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाई बनती है बात ओ के लिए, ओ ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, तो अल्टीमेटली मेरा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा एल जो मैंने यहाँ लिखा वो बिल्कुल गलत है। आगे क्या बन सकता है सर? दूसरा पॉसिबिलिटी तो सुन लो, एल यहाँ रखा, एल के बाद कोई भी नहीं, तो पटना यहाँ आ जाएगा, पटना लिख दिया। अब एक बात बताओ, जे से तुरंत पहले एन था, तो जे से पहले एन, जे से पहले एन, जे से पहले एन पर एन, तो इतना नगर, मतलब कि ये तो अल्टीमेटली मेरा रूल्ड आउट होगी केस। गलत, बिल्कुल गलत, एकदम गलत, ठीक। आगे समझो क्या होगा, इस केस की बात कर लेते हैं अब हम।
मुझे इतना मालूम है कि वेडनेसडे के बाद ही एल होगा, तो एल कहाँ कहाँ हो सकता है? एल मान लो यहाँ लिखिए, तो एल के बाद 2 लोग, तो 1-2 गैप देखिए, पटना भाई यही तो होगा, और जे से तुरंत पहले एन हो जाएगा, इतना अगर ठीक। मालूम है कि ओ मेरा यहाँ नहीं आएगा, ओ मेरा ये हो जाएगा, बच क्या रहा है? के, और के हो कब रहा है? मुंबई में। तो के कभी करके यहाँ मुंबई लिखोगे क्या गुरु मेरे? नहीं लिखूंगा। इसका मतलब एल मेरा गलत जगह पे है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये पाप है, हटा दो। एल यहाँ नहीं होगा, एल मेरा ये हो जाएगा, एल ये हो गया, तो जे से एन ये हो जाएगा, जे से एन, बट एन तो मेरा इतना अगर था ना कि दिल्ली, ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। इतना नहीं, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि किस निगाहों से आपको देखना है। एल यहाँ रखा, एल के बाद कोई भी नहीं, तो पटना यहाँ हो जाएगा। जे से एन नहीं लिख सकते क्योंकि जे मेरा हो नहीं सकता, जे से एन नहीं लिख सकते क्योंकि एन इतना अगर है, जे से एन, इसका मतलब ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब हमारे पास एक ही केस बच रहा है, वो भी ये वाला। एल ये हो सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ। अगर हमने एल को यहाँ सोचा होता तो एल के बाद पटना, पटना यहाँ होता, ठीक है। एल के बाद कोई नहीं तो पटना से पहले कोई नहीं। अच्छा, जे आएगा नहीं तो एन नहीं बैठा पाओगे, तो जे एन वाली कंडीशन रूल्ड आउट हो जाएगी। इसका मतलब एल यहाँ रख के देखते हैं, एल के बाद एक तो पटना यहाँ आ जाएगा, फिर जे एन रूल्ड आउट हो रही है ना। कौन सी कंडीशन रूल्ड आउट हो रही है भाई? ये वाली कंडीशन, ठीक है। जे से तुरंत पहले एन। अब हमने देखो क्या किया, जादू है, जादू देखो, जादू ये है, एल कंफर्म ये लोकेशन, जे कंफर्म, एन कंफर्म, इतना अगर कंफर्म, ठीक। आगे देखो क्या कहता है कि ओ मेरा वेडनेसडे को नहीं जा रहा है, और ओ मेरा आपका, चलो कोई बात नहीं, एल के बाद 2 लोग हैं, तो 1-2 का गैप देखिए, पटना यहाँ लिख देंगे, ठीक है, पटना यहाँ लिख देंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है के मुंबई, के मुंबई कहाँ दिखा रहा? के मुंबई ऊपर दिखा, के मुंबई। ओ के लिए ये ओ पटना जाएगा। आगे के लिए 2 सिटी कौन बच रही है? अब कौन कौन सी बच रही है? आपकी बच रही है गोवा, तो जे जो है गोवा नहीं जाएगी, तो जे गोवा नहीं जाएगा। आई और एम में से कोई तो गोवा जाएगा यार, आई और एम में से कोई तो गोवा जाएगा। चलो हाँ यार, बात तो बनती है, आई में से आई गोवा जाए या फिर एम, कुछ कह नहीं सकते। देखिए कुछ और कौन कौन सी सिटी को छोड़ तो नहीं दिया है। एम एंड द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, अच्छा, फ्राइडे नॉट बिलोंग्स टू आई, अच्छा, आई अटेंड द इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। कुछ और तो नहीं छोड़ दिया मैंने। के मुंबई वाला मैंने कंडीशन कर दी, जे से इतना अगर मैंने कर दिया है, पटना भी मेरा हो ही गया है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ओ नाइदर लाइक ओनली 2% अटेंड द एग्जाम बिटवीन एम एंड द दिल्ली, एन हु बिलोंग्स टू जे, के बिलोंग्स टू इतना, के बिलोंग्स टू मुंबई बट नॉट ऑन वेडनेसडे, एल अटेंड द डे आफ्टर वेडनेसडे, जे नाइदर अटेंड द फ्राइडे और गोवा। अच्छा, क्या कह रहा है? जे नाइदर अटेंड्स फ्राइडे नॉर बिलोंग्स टू गोवा, तो जे मेरा गोवा नहीं होगा, तो इन दोनों में से तो कोई गोवा हो सकता है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, तो मेरा और क्या कंडीशन हो सकती है गाइस? सोचने दो थोड़ा सा यार, कुछ हमने एक क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, बस एक कंडीशन शायद मिस हो रही है कि मेरा एम चेन्नई, अच्छा एटमोस्ट टू पिलर, अच्छा ये देखो कंडीशन यही मिस हो रही थी, एम हु बिलोंग्स टू चेन्नई, भाई एम को चेन्नई में लंगा है, तो भैया यही छोटी सी मिस्टेक थी। और जे मेरा गोवा होगा नहीं, गोवा ये हो जाएगा। अब आपका एक और बच रहा है, शिमला ये हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे कुछ डायलॉग था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट यहाँ पे भूल रहे थे जिसको मैंने क्लियर कर दिया, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। आपके सामने आने वाला है ब्लड रिलेशन की ऑर्डर रैंक की, क्योंकि या फिर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो आपके सामने आने वाला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मज़ा आएगा करने में, सॉल्व करिए इसको, बनाइए इसको, ना मज़ा आए तो फिर बोलिए आप हमसे। देखिए इसी में बना लेते हैं क्या? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिया है क्या क्वेश्चन? नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, इसी में बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्टेन नंबर वाला था तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की नीड नहीं थी, तो मैंने कहा कि इसी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये कहा है कि एक्स सिट्स फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो लेफ्ट एंड मानते हैं 1 2 3, चौथे नंबर पे एक्स, यही तो बात बोली कि एक्स सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड।
अगर हम राइट हैंड से देखते हैं तो 1 2 3 4, मतलब कि अब इस तरफ कोई पर्सन ऐड नहीं होगा, इस तरफ कोई पर्सन ऐड नहीं होगा, ये एंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक, आगे यहां पे लाइन कहती है देयर आर 7 सीट्स बिटवीन एक्स एंड जेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 करके जेड, 1 2 3 4 5 6 7 करके जेड। यहां पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने वाला है, वो तो वही तो मेन पॉइंट है कि देयर आर नॉट मोर देन 18 सीट्स इन द रो। ये चीज याद रखना कि कहीं पे भी किसी भी पॉसिबल केस में 18 से ज्यादा अगर डायग्राम सीट से निकल रही हैं तो वो मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और कोई कनेक्टिंग पॉइंट्स। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल गई कि यू बीच में रखो, टी को यहाँ रखो और वी को यहाँ रखो, तो ये जो u है वो एग्जैक्टली बिटवीन है t और u के, सॉरी t और v के। ठीक है, अगर t और u के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन है तो u और v के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। लाइन ये कह रही है, कहता है t सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ z। z ये है, फेसिंग कहाँ पे है, नॉर्थ में। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, z ये है, 1 2 3 4 5 करके 6। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ पर्सन 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बन रहे हैं। भाई बन रहे हैं यार, 18 तो बन रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहे हैं। तो अभी दोनों कंडीशन वैलिड हो रही, क्योंकि नॉट मोर देन 18 बोला था, तो अभी 18 से ज़्यादा हुआ भी नहीं है किसी में। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, U इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Z, तो U यहाँ आ जाएगा, या फिर U यहाँ पे भी आ सकता है, बातें निकल के आएंगी। U यहाँ पे भी हो सकता है, U यहाँ पे भी हो सकता है। आगे देखते हैं, मतलब U और Z एक दूसरे के नेबर में है। ठीक है, W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, U सिट्स इमीडिएट, देयर आर 3 सीट्स बिटवीन T एंड W। अच्छा, T ये है और T ये है, 1 2 3 करके W आ जाएगा इधर। अच्छा, और W से कोई और रिलेटेड पॉइंट पता है क्या? W से कोई रिलेटेड पॉइंट नहीं पता है। नो सीट्स इज लेफ्ट ऑफ Y, ये इंपॉर्टेंट लाइन मिली है मुझको कि बोला है W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y। अब भाई और W से रिलेटेड ये बात पता है, देयर आर 3 सीट्स, 1 2 3 करके W, और W और Y के बीच में कोई कहीं ना कहीं आएगा, और Y कहीं ना मेरे एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि नो सीट इज लेफ्ट ऑफ Y, ये बात कंफर्म है। तो भैया T ये है, तो 1 2 3 करके W यहाँ बैठा दिया हमने, W यहाँ बैठा दिया। तो मैंने बोला कि देयर आर 3 सीट्स बिटवीन T एंड W, 1 2 3 तो कर दिया मैंने, और नो सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y, और W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y। तो Y जब यहाँ होगा तभी उसके इमीडिएट राइट में W आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। अगर हमने T देखिए इस तरफ पर्सन्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर जाएंगे भैया वो, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा मामला। तो 1 2 3 करके W यहाँ बैठा देंगे। W को बैठालते ही बोला था कि Y के इमीडिएट राइट में, पर Y जो है मेरे एक्सट्रीम एंड पे तो आ नहीं रहा है, और Y के इमीडिएट लेफ्ट, नो सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y, और यहाँ पे सीट अवेलेबल हो रही है। अगर ये सीट ना अवेलेबल होती तो हमें कहीं ना कहीं इस केस को समझ सकते थे, तो ये केस तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो कि T ये है, यही मेरा राइट केस है, यही मेरा राइट केस है। आगे देखो क्या कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स यू एंड देयर इज नॉट, अच्छा W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y हो गया है, U इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Z, U इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Z। तो अब भाई एक बात बताओ मेरे कि U और Z की बात अगर हम करते हैं तो U मेरा इधर भी आ सकता था, और U मेरा, अगर मैंने U को यहाँ लिखा होता सपोज, तो T और U के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो U और V में भी 6 लोग, मतलब 6 लोग इस तरफ हो जाएंगे कहीं ना कहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं, और 6 लोग और आप कर दोगे तो 6 3 9 19 लोग हो जाएंगे। जहां पे बोला था देयर आर नॉट मोर देन 18 सीट्स,
तो इसका मतलब ये तो कंफर्म पता चल गया सर, ये तो कंफर्म पता चल गया सर कि भैया Z ये है तो U ये है, और T और U के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, तो U 1 2 3 4 करके कौन आ जाएगा भाई, कौन आ जाएगा भाई, V आ जाएगा ना, V, जो कि T और U के U जो है एग्जैक्टली बिटवीन T और V के बीच में, तो बिल्कुल है। देखो T और U के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, U और V के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं। बिल्कुल कहानी बिल्कुल एकदम बन रही, यहाँ पे फिक्स बैठ रही है सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन में दम था, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता आप लोगों को, एक्स्ट्रा सोचना पड़ता, ठीक है ना। आगे और कोई पॉइंट रह रहा है क्या, इसमें देख लेते हैं। X सिट्स हो गया, V सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। अब यहाँ कोई, अच्छा आगे बोला देयर आर नॉट मोर देन 18%, हाँ नहीं है। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y हो गया, U इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Z, Z का इमीडिएट नेबर U भी बन रहा है। देयर आर 3 सीट्स बिटवीन T एंड W, 1 2 3, देयर आर 7 सीट्स बिटवीन X एंड Z, तो 1 2 3 4 5 6 7 करके, नो सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y, बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट मैंने बना लिया, ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अच्छा लगेगा। ये रहा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है ना। तो काफी मजा आने वाला है, सेशन में बने रहो और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पर्सन्स जो कि नाम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली एंड फैमिली हैज़ अ 3 जनरेशन। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये सब ध्यान में रखना है कि 9 पीपल हैं, जितने भी हम हिट एंड ट्रायल करेंगे 9 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 3 पीपल 3 जनरेशन्स हैं। अभी कहता है केवल A हैज़ 2 चिल्ड्रन, ओनली A हैज़ 2 चिल्ड्रन, A के पास केवल 2 चिल्ड्रन हैं। जेंडर नहीं बताया अभी कि मेल फीमेल क्या है, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, या मेल फीमेल हो सकते हैं। B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ C, 2 तरीके से बनता है ब्रदर इन लॉ। Who is a father of H? F is a daughter in law of I and mother of D. Okay. F is a daughter in law of I and F is a mother of D. G is a maternal uncle of E. मतलब G is a maternal uncle of E. E का मैटरनल अंकल मतलब E की जो माँ होगी उस माँ का भाई मैटरनल अंकल हो जाएगा। पैटर्नल अंकल होता तो पापा का बोलते चाचा, ये मामा हो गया, मैटरनल अंकल मामा। D इज अ ग्रैंडसन ऑफ I, E इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ F, A इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ H। अच्छा, हु इज नॉट अ मेल, A इज मैरिड टू I। लास्ट लाइन में शादी बता दी कि A इज मैरिड टू I और A इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन में जाएगा। I मेरा ये हो जाएगा। A हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, मैंने ओनली 2 चिल्ड्रन बना रखा है, ठीक है। आगे क्या और क्लू मिल रहा है मुझको कि A इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ H, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ H मतलब क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के साइड का, मतलब कि ये एक लेडी, इस लेडी कौन लेडी मुझे नहीं मालूम, लेकिन H कंफर्म यहाँ हो जाएगा, है ना। ओके, H हु इज़ नॉट अ मेल, तो मतलब कंफर्म H एक फीमेल है, कंफर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि G इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ E, G इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ E, दैट मीन्स कि G को कहाँ बैठा सकता हूँ, कुछ पता चल रहा है नहीं। B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ C, हु इज़ अ फादर ऑफ H, हु इज़ अ फादर ऑफ H, हु इज़ अ फादर ऑफ H, C इज़ अ फादर ऑफ H, और अगर हमने H का रखा है तो मतलब कि C ये हो जाएगा। ये कौन सी फीमेल है नहीं मालूम अभी हमको, कोई बात नहीं, कौन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 लोग को और सेट करना है, कर लेंगे। F इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ I, अरे कितनी प्यारी लाइन बोल दी यार, खूबसूरत सी लाइन कि F जो है डॉटर इन लॉ, बहू है किसकी, I की, तो भैया F बहू है, यहाँ एक मेल जेंडर होगा, I की बहू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 लोगों को और सेट करना है। अब एक बात यहाँ से क्लियर मिल रही है, अब एक बात यहीं क्लियर मिली कि D इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ I, D इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ I
एंड ऑल्सो क्या बोला है, एफ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ आई एंड मदर ऑफ डी। कितनी प्यारी लाइन बोल दी कि डी के बारे में बात की गई, फिर डी के बारे में बात की गई। तो भैया मदर ऑफ डी, दैट मीन्स डी विल बी हेयर एंड डी इज अ ग्रैंड सन। डी का जेंडर मालूम चल गया भैया, ग्रैंड सन है किसका, आई का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो हो गए। अब 9th पर्सन कहाँ होगा अभी नहीं मालूम है, आगे देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो क्लू मिल ही जाएगा ना यार। ई इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ई इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की ई, तो ई कन्फर्म ये हो जाएगा, ये दोनों सिबलिंग हुए ना, ये दोनों तो सिबलिंग हुए। अब बी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, सी का ब्रदर इन लॉ मतलब बी यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब एक पर्सन बच रहा है जी, तो जी क्या बनेंगे, जी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ ई, ई का मम्मी का जो भाई है वो जी हो जाएगा मैटर। ये रहा आपके सामने फैमिली ट्री, है ना। टुकड़ों में चीज़ें दी हुई थी, हर एक चीज़ दी हुई थी और डायग्राम बन जाएगा आपके सामने। ये आगे बातें क्या बोली गई हैं, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, ए तो फादर है, ए तो फादर है किसका, ई का, ठीक है। हाउ एच इज रिलेटेड टू बी, एच क्या लग रहा है, बी का, बी का, तो एच की माँ कौन है, ई है, उस माँ का बहन कौन है, बी है, तो एच क्या लगेगी इस बी की, नीस लगेगी ना, नीस लगेगी ना, ठीक है। हाउ मैनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, हमने कहा 1 मेल है, 2 मेल है, 3 मेल है, ये 4 मेल है, ये 5 मेल है, टोटल 5 मेल्स वर भी देयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे और मैं चाहता हूं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप देखते हो ना इस तरीके का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। मैंने बोला कि 6 लोगों को बताया गया डिफरेंट मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसको मिले, ठीक है। ये लिखा हुआ है, कहता क्या है, यू मार्क्स इज अ थर्ड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट यू का मार्क्स डायरेक्ट फिक्स हो चुका है। पी मार्क्स इज लेस देन एस, पी का मार्क्स लेस देन एस है, एस से लेस, ठीक है। एंड मोर देन क्यू, और पी का मार्क्स क्यू से ज़्यादा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे कहता है क्यू हु इज़ नॉट द लोएस्ट, तो मतलब इस पोजीशन पे क्या क्या नहीं आ सकता, क्यू नहीं आएगा, यू तो ऑलरेडी फिक्स हो गया तो यू भी नहीं आएगा। आगे देखो, आगे ये देखने को मिला, अगर मेरा एस किसी ना किसी से बड़ा हो रहा है मतलब पी से, तो कभी वो लोएस्ट तो होगा नहीं, एस नहीं आएगा। देखो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे इस तरीके क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, एस तो आएगा नहीं, मतलब क्यू तो पी से छोटा हो रहा है ना, सॉरी हाँ क्यू जो है छोटा हो रहा है पी से, तो मतलब क्यू नहीं आएगा, ये तो मैंने कर रखा है। आगे देखता हूँ, आर्स मार्क्स इज मोर देन टी मार्क्स, आर का मार्क्स मोर देन टी है, तो आर किसी ना किसी से बड़ा है, तो वो सबसे लोएस्ट तो हो नहीं सकता, तो आर भी तो रूल्ड आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, आर भी रूल्ड आउट हो गया मेरा यहाँ से। आगे देखो कहता क्या है, द वन हु गॉट थर्ड लोएस्ट मार्क्स इज 60, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 60, इसको लोएस्ट मार्क्स मिले। एस इज नॉट द हाइएस्ट, यहाँ पे एस नहीं आ सकता। आगे अब हम सोचेंगे कुछ और चीज़ें कि भैया समझो इस चीज़ को कि 6 लोगों में से 1 2 3 4 5 6 2 लोग बच रहे हैं। अब वह 2 लोग कौन हैं आपके, एक तो टी है, यहाँ आ सकता है टी, और कौन सा पी, पी भी नहीं आएगा ना क्योंकि पी तो छोटा हो रहा है, ये देखो पी तो बड़ा हो रहा है क्यू से, भाई पी तो बड़ा हो रहा है क्यू से, और आपने यहाँ क्यू क्यों रूल्ड आउट किया, क्यू इज नॉट द लोएस्ट, अच्छा क्यू पहले ही बता रखा था क्यू लोएस्ट नहीं होता, तो भैया ये बात पता चल गई कि पी भी नहीं होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि पी तो क्यू से बड़ा हो रहा है, तो पी सबसे लोएस्ट हो सकता है क्या, नहीं। अब तो कंफर्म पता चल गया, जब पी भी नहीं तो बचा कौन, 1 2 3 4 5 में से छठा आपका यहाँ बच जाएगा, दैट इज टी। बच गया कि नहीं बच गया, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई बोलो, हाँ सर आ गया। अब यहाँ पे यू नहीं आएगा, टी नहीं आएगा सबसे हाईएस्ट वाली पोजीशन पे, ठीक है, और आपका कौन सा नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा, ये देखो क्योंकि क्यू छोटा पड़ रहा है, और पी भी नहीं आएगा क्योंकि पी छोटा पड़ रहा है एस, तो पी भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 में से आपका छठा कौन सा बच रहा है, कौन सा बच रहा है, सिर्फ एक बच रहा है ना, आर, आर नहीं है, आर आएगा यहाँ, कौन आएगा,
आर आएगा यहाँ पे। अब अगर हमको इतना देखा है कि 1 2 3 का सिटिंग अरेंजमेंट कराना है तो ये 3 ही तो हैं, पी एस क्यू को ही तो बैठालना है, और हमको इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है क्या कि एस बड़ा है पी से, पी बड़ा है क्यू से। तो एस बड़ा है पी से और पी बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है पी से और पी बड़ा है क्यू से। ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग का। बोलो मजा आया क्वेश्चन को करने में। व्हाट इज द पॉसिबल मार्क्स ऑफ क्यू, क्यू का पॉसिबल मार्क्स क्या होगा? जो भी मार्क्स होगा वो 60 से लेस होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 59 इज द पॉसिबल। पॉसिबल बोला, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ पॉसिबल मार्क्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, आर को मिला हाईएस्ट मार्क्स। तो अब बताओ सेशन में मज़ा आया यार? अगर मज़ा आता तो प्लीज़ यार, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूज़ लाओ गाइज, व्यूज़। कुछ नहीं मांग रहा हूँ, 1 रुपये तुमसे मांग रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे डालो, नहीं बोल रहा हूँ ना यार, व्यूज़ मांग रहा हूँ। कुछ नहीं तो इतना तो अपने गुरु के लिए कर ही सकते हो यार। इतना गुरु आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है, 3-3 4-4 बजे तक जग के कंटेंट ढूंढते हैं हम कि यार कौन सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि बच्चा को मज़ा आ जाए करने में। तो आई होप आपको आज मज़ा भी आया होगा, ठीक है ना। कल का वीडियो ने बहुत, मतलब मैंने इतनी जान से वीडियो बनाया और विद इन 1000 व्यूज़ के नहीं हुए थे, मुझे 8 डिसलाइक मिल गए। मतलब यार पूरा डिमोटिवेट हो गया मैं उस टाइम। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मैं बच्चों के लिए 3-3 4-4 बजे तक जग के क्वेश्चन बना रहा हूँ और बच्चे मुझे क्या दे रहे हैं। मैं 1 रुपये भी नहीं मांग रहा हूँ कि यार मुझे पैसे दो, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया, मुझे पैसे दो। फिर भी यार ठीक है ना। बस उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, डिसलाइक करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डिसलाइक मत करो, गिव मी अ डिसलाइक, आई एम सेइंग दैट गिव मी अ डिसलाइक, बट गिव अ रीज़न ऑल्सो, गिव अ रीज़न। आई वॉन्ट रीज़न कि सर कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो उस चीज़ को मैं सुधारूंगा ना आगे वाले वीडियो में। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय।